अगर आपको कभी ये सीखने की जरूरत हो कि देश कैसे नहीं चलाना चाहिए तो बस व्लादिमीर पुतिन से पूछ लीजिए। यूक्रेन के प्रति अपनी जुनून में डूबे हुए पुतिन ने रूस को बर्बाद होने दिया है। उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। जाहिर है, कई सालों तक ऐसा लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के असर और पुतिन के युद्ध से बने पैसों की कमी के बावजूद हैरान करने वाली मजबूती दिखा रही है। जैसे रूस के कई एथलीट्स पहले कर चुके हैं, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था भी स्टेरॉइड्स पर थी। अब इसका दिल जवाब दे गया है। पुतिन अपने देश को जिस हालत में ले आए हैं उसका कोई इलाज नहीं है और इस समस्या का एक लक्षण 2026 की गर्मियों में साफ दिखता है। पूरे रूस में ईंधन की कमी। पिछले 4 से ज्यादा वर्षों में पुतिन ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी उससे रूसी जनता को काफी हद तक बचाए रखने का अच्छा काम किया है। पश्चिमी देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों के यूक्रेन पहुंचने से सीमावर्ती क्षेत्र खतरे में आ गए, पर यह छोटी समस्या थी। उन क्षेत्रों को यूक्रेन की निकटता के कारण संघर्ष का अंदेशा था। यूक्रेन की लंबी दूरी की ड्रोन क्षमता का विकास बड़ी समस्या बना। लगभग 2024 से वे ड्रोन रूस के अंदर और गहराई तक दिखाई देने लगे हैं। फिर भी युद्ध का असली असर छुपा था। वर्षों तक रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखी और ईंधन की स्थिति भी ठीक रही। लेकिन 2026 में सब कुछ बदल गया है। रूस अब कई मायनों में आखिरी बूंदों के सहारे चल रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार रूस के 83 में से 2/3 क्षेत्रों में अब ईंधन आपूर्ति में दिक्कतें हैं। लाखों रूसी लोगों को अब ऐसे उपायों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें राशनिंग से लेकर उन सभी को ईंधन बेचने से साफ इनकार तक शामिल है जो सेना या आपातकालीन सेवाओं का हिस्सा नहीं है। ये संकट बहुत गंभीर है और ये पुतिन के युद्ध का पहला संकेत है जिससे पूरे रूस को सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन और अधिक तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं, डिपो को नष्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि कब्जे वाले इलाकों से गुजरते समय ईंधन ट्रकों को भी तबाह कर रहे हैं, रूसी जनता के बीच डर फैल रहा है। एक महिला जिनका नाम इरीना है, अल जजीरा से कहती हैं, मुझे अनिश्चितता और यह न समझ पाने से गहरा डर लग रहा है कि हालात किस ओर जा रहे हैं। मॉस्को निवासी इगोर ने कहा, अगर संकट से बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हुई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इगोर को नहीं पता कि वह कितना सही कह रहे हैं। रूस का ईंधन संकट यूक्रेन युद्ध की उस छवि को नुकसान पहुंचा रहा है जिसे पुतिन सालों से अपने ही देश में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या का संकेत है। फॉर्चून के अनुसार रूस की लगभग 25% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो चुकी है। रिपोर्ट है कि लोग पेट्रोल पंपों पर थोड़ा पेट्रोल भरवाने के लिए 18 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। जिन समस्याओं को पुतिन ने इतने समय तक छुपाने की कोशिश की थी वे अब सबके सामने बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। ईंधन संकट उस बीमारी का घातक लक्षण है जिसे पुतिन ने पैदा करने में मदद की। एक चापलूस नेता की तरह जो पुतिन है, वे एक तरफ तो हो रही घटनाओं से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह दुर्लभ कदम उठाते हुए स्वीकार भी कर रहे हैं कि शायद, बस शायद, रूस, उसकी ईंधन उद्योग और उसकी व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बहुत गलत हो रहा है। 28 जून को क्रेमलिन ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि पुतिन ने रूस के ईंधन संकट पर चर्चा करने के लिए शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है। इसका ज्यादा मतलब नहीं है। पुतिन रूस में असल में क्या हो रहा है उससे इतने कटे हुए हैं कि वे बस किसी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं और दूसरों से कह सकते हैं कि इसे किसी तरह ठीक करो। पुतिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कटे हुए नहीं हैं और रूसी जनता से जुड़ सकते हैं, इस बात को स्वीकार करके कि वे अब जिन बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों को छुपा नहीं सकते उनका असर हो रहा है। वे कहते हैं कि रूस के ईंधन आपूर्ति में थोड़ी कमी है, लेकिन यह गंभीर नहीं है। ये उन लाखों रूसियों के लिए गंभीर है जो खाली पंप झेल रहे हैं। ये कमी उन व्यापार मालिकों को पंगु बना रही है जो बिना पेट्रोल के अपनी कंपनियां नहीं चला सकते, और उन माताओं को भी जिनके रोते हुए शिशु हैं और वे अपनी कार में ईंधन नहीं भरवा पा रही हैं ताकि अपने बच्चों को डे केयर छोड़ सकें। यही से पुतिन के लिए मामला गंभीर हो जाता है। रूस में ईंधन महंगा हो रहा है। इन बढ़ती कीमतों से रूस की मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है और रूसी केंद्रीय बैंक के अनुसार यह असर पहले से ज्यादा समय तक रहेगा। पॉलिटिको बताता है कि सरकार और प्रमुख तेल कंपनियों के बीच मूल्य नियंत्रण समझौता आधिकारिक कीमतें
कम रखने में मदद कर सकता है। अनौपचारिक सबूत बताते हैं कि गैर आधिकारिक ईंधन की बिक्री भारी बढ़े हुए दामों पर हो रही है, जिसकी लागत व्यवसाय आखिरकार अपने ग्राहकों पर डालते हैं। इसका असर जरूर होगा, क्योंकि व्यवसायों का ज्यादा खर्च आखिरकार आम लोगों पर पड़ता है। पुतिन के लिए ऐसी खबरें किसी भी वक्त आ सकने वाले दिल के दौरे जैसी है, और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से रूस की अर्थव्यवस्था पर यही सबसे सही बयान है। रूस का ईंधन संकट शायद सबसे स्पष्ट चीज है जिसे पुतिन अब अपने ही लोगों से छुपा नहीं सकते। उस संकट के बाद जो आर्थिक बर्बादी दिख रही है वो पुतिन की बड़ी समस्या है। पुतिन अब उस व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने वर्षों तक रूस की अर्थव्यवस्था को स्टेरॉइड्स पर रखा। अब वह दिल फटने के लिए तैयार है। आइए 2023 में वापस चलते हैं। उस समय तक यूक्रेन युद्ध लगभग 1 साल से चल रहा था और पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिनका उद्देश्य रूस को सजा देना था। लेकिन पुतिन के पास एक योजना थी। एक डॉक्टर की तरह जिसके पास प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं से भरी सुई हो, वह रूस की अर्थव्यवस्था को युद्धकालीन औद्योगिक ढांचे में बदलकर मजबूत करने वाले थे। यह एक ऐसा कदम था जिसे मॉस्को ने उन पर्यवेक्षकों को पूरी तरह चौंका दिया जो सोचते थे कि आक्रमण के बाद देश तुरंत ढह जाएगा, और यह कुछ समय तक काम भी किया। सैन्य औद्योगिकता का स्टीरॉयड रूसी अर्थव्यवस्था के दिल में दौड़ाया गया और इससे ऐसे लाभ हुए जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विश्व बैंक के अनुसार रूस की सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि 2023 में 4.1% थी। 2024 में जीडीपी वृद्धि और भी अधिक थी, 4.9%। जैसे कोई धावक 100 मीटर 9 सेकंड में पूरा करे, वैसे ही पूरी दुनिया हैरान होकर सोचने लगी ये कैसे हुआ। 2022 में जब पुतिन ने अपना युद्ध शुरू किया, रूस की जीडीपी 1.4% गिर गई थी। तो फिर ये न सिर्फ भड़के से रही है, बल्कि 1-2 साल में इतनी जबरदस्त तरीके से कैसे बढ़ रही है। पुतिन को जवाब पता था, भले ही वो छुपा रहे थे कि ताकत कैसे बढ़ाई गई। रूस के अंदर जो आर्थिक मजबूती दिखाई दे रही थी वह एक दिखावा थी। हाँ, सैन्य औद्योगिक ढांचे की ओर बदलाव इसका एक हिस्सा है, लेकिन यूरोपीय नेतृत्व नेटवर्क के अनुसार पुतिन रूसी व्यवस्था में काफी पैसा लगा रहे थे। इसका कहना है कि 2022 से 2024 के बीच रूस ने ऐसे वित्तीय कदम उठाए जो देश की जीडीपी के 10% के बराबर थे, और ये सब सैन्य औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने, वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने और उधारी के आंकड़े ऊंचे रखने के लिए किया गया। ये महज दिखावा था, एक भ्रम। लेकिन फिर भी कम से कम कुछ सालों तक रूसी अर्थव्यवस्था का दिल अच्छी तरह धड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। रूस के राष्ट्रपति इन नतीजों को जो भी सुनने को तैयार था, उसके सामने इन नतीजों का ढिंढोरा पीट रहे थे। 2023 और 24 की विकास दर के आंकड़े पुतिन का जवाब थे उन लोगों को जो मानते थे कि पश्चिमी प्रतिबंध और यूक्रेन की कोशिशें मिलकर भी रूसी अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए काफी होंगी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ी, औसत वेतन भी बढ़ा और यहाँ तक कि बेरोजगारी भी कम हुई। रूस अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा था, लेकिन पुतिन ने एक गंभीर गलती कर दी थी। पुतिन ने रूसी अर्थव्यवस्था में जो स्टेरॉइड डाले वे सालों तक बंद नहीं हुए और लगातार सहारा देते रहे। रूसी अर्थव्यवस्था का दिल संघर्ष करने लगा था। हालांकि 2025 के अंत तक वह और मजबूत दिखी। धड़कन धड़कन धड़कन, फिर सीधी रेखा। दिल का दौरा पड़ा, और जब तक पुतिन का युद्ध जारी है, रूस कभी भी उबर नहीं पाएगा। गहराई में जाने से पहले ये है द मिलिट्री शो, जहां हम सुर्खियों से परे की कहानियां साझा करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं, ताकि आप रूस की यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कई समस्याओं पर हमारी गहन रिपोर्टें देख सकें। जब 2025 आया तो पुतिन को लगा कि पिछले कुछ वर्षों की तरह सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा। सुई अंदर जाती है, सैन्य औद्योगिक तंत्र को पैसे से भरती है, फिर बाहर निकाल ली जाती है, जब तक कि फिर और पैसों की जरूरत न पड़े। लेकिन पुतिन ने नहीं सोचा था कि बड़ी आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए रक्षा उद्योग पर टिका उसका हल हमेशा नहीं चल सकता था। पैसे और कार्यबल खत्म हो जाती, रूस की जीडीपी भी गिर जाती, और यही ठीक ठीक हमने 2025 में देखा। विश्व बैंक के अनुसार रूस की आर्थिक वृद्धि 1% तक घट गई। यह वृद्धि है, पर इसकी दर पिछले 2 वर्षों के मुकाबले तेज गिरावट दिखाती है। 2026 और भी बुरा होने वाला है। रूस के वर्तमान अर्थव्यवस्था मंत्रालय के पूर्वानुमानों को साल की शुरुआत में
अनुमानित 1.3% जीडीपी वृद्धि से घटाकर अब सिर्फ 0.4% कर दिया गया है। फिर से गिरावट। अगर ये पैटर्न जारी रहा तो रूस खुद को 2027 में मंदी में पाएगा। ठहराव से टूटन तक पहुंचकर रूसी अर्थव्यवस्था की धड़कन अब जवाब दे चुकी है। अर्थव्यवस्था को कृत्रिम तौर पर उछालने का यही नतीजा होता है और रूस अब उसका असर झेल रहा है। इस समय अर्थव्यवस्था ठहराव और उस सैन्यीकरण के बीच फंसी है जिसे पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर रूस पर थोप दिया। क्या आपको वे बेरोजगारी के आंकड़े याद हैं जिनका हमने जिक्र किया था? ये रूस में श्रमिकों की पूरी तरह से कमी का संकेत है, न कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का जो जैसी होनी चाहिए वैसे काम कर रही हो। रूस का राष्ट्रीय कल्याण कोष अरबों डॉलर से खाली हो चुका है और ये सब पुतिन के युद्ध को फंड करने के लिए किया गया है। रूस अपने संघीय फंड का अधिकांश हिस्सा जिन चीजों पर खर्च करता है वे गोपनीय है, जिसमें रक्षा बजट का 80% भी शामिल है। इसलिए यह देखना मुश्किल है कि पैसा असल में कहाँ जा रहा है। पुतिन की सबसे बड़ी गलती थी ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जिसमें सैन्य औद्योगिक तंत्र हावी था, मानते हुए कि यूक्रेन जल्दी गिर जाएगा और वहां से अरबों की खनिज संपत्ति मिल जाएगी, जिससे युद्ध के बाद हालात सुधर जाएंगे। यूक्रेन अब भी टिका है। रूसी जहाज में काफी पानी भर चुका है। वीडियो की शुरुआत में कहा गया था कि रूस का ईंधन संकट उसकी आर्थिक समस्याओं का एक लक्षण है। इससे हमारा क्या मतलब है? खैर, बात आखिरकार महंगाई पर आकर रुकती है। हमने कहा था कि रूस के ईंधन की कीमतें देश में महंगाई पर असर डालती हैं। रूस तेल कंपनियों पर मूल्य प्रतिबंध लगाकर कीमतें घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनौपचारिक बिक्री से मिलने वाला मार्जिन इसे नाकाम कर रहा है। उदाहरण के लिए सेवास्तोपोल में, जो कि क्रीमिया का एक बंदरगाह शहर है और यूक्रेन के रूसी ईंधन के खिलाफ अभियान से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, वहां पेट्रोल पंपों पर कीमतें एक ही हफ्ते में 30% बढ़ गईं, मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार। मुद्रास्फीति का यह संकेत रूस के लिए समस्या है। मुद्रास्फीति पहले से ही एक समस्या थी। पूरे देश में 2026 के पहले 2 महीनों में ही कीमतें 2.1% बढ़ गई थी, लेकिन 2024 में देखी गई 10% मुद्रास्फीति के सामने यह कुछ भी नहीं है। अब रूस को चिंता है कि अर्थव्यवस्था के ठंडा पड़ने, ईंधन संकट के फैलने और मुद्रास्फीति पर काबू पाने के उपायों के विफल होने के साथ एक नई मुद्रास्फीति की लहर शुरू हो जाएगी, जिसमें कीमतें फिर से तेजी से बढ़ जाएंगी। रूसी केंद्रीय बैंक पहले से ही जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इसके हाल ही में किए गए प्रमुख दरों में कटौती ने जून में रूस की मूल ब्याज दर को केवल 1/4 अंक घटाकर 14.25% तक पहुंचाया। ये दर पहले से ही इतनी ज्यादा है कि इससे उन व्यवसायों के लिए उधारी लेना मुश्किल हो गया है जो नकदी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन रूस मुद्रास्फीति की समस्याओं के कारण दर को और ज्यादा कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था अब इतनी धीमी पड़ गई है कि दर को और तेजी से घटाया जा सकता है, जिससे उधारी बढ़ेगी। लेकिन वो परेशान करने वाला ईंधन संकट खत्म नहीं हो रहा है और नीतिगत दर को कम करने की कोशिश में जोखिम यह है कि इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति फिर से बढ़ सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यह साफ है कि रूसी अर्थशास्त्रियों की कोशिशें भी हालात में बस आंशिक सुधार ही ला पाएंगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यूक्रेन में पुतिन की जंग ही मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। पुतिन की नीति ने रूसी अर्थव्यवस्था को स्टेरॉइड से भरकर झूठी तस्वीर पेश की। पुतिन की गलती से दिल फट गया और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। और ये पुतिन की गलती है कि अभी रूस में ईंधन संकट छाया हुआ है। कोई भी प्रमुख रूसी अर्थशास्त्री ऐसा सीधे नहीं कहेगा, लेकिन जब भी वे कहते हैं कि वे संघर्ष खत्म करने के पक्ष में हैं, तो उसमें यही संकेत होता है। यह एक छुपा हुआ तरीका है ये कहने का कि अपनी पागल जंग खत्म करो, इससे पहले कि तुम रूस को भी अपने साथ डुबो दो। पुतिन। अफसोस, पुतिन यूक्रेन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने रूस को आर्थिक खाई के किनारे ला खड़ा किया है और वे उसे उसी में धकेलने वाले हैं, क्योंकि वे यूक्रेन को लेकर इतने जुनूनी हैं कि वे उस खतरनाक खाई को देख भी नहीं पा रहे हैं जो उन्हें घूर रही है। रूस अभी इसी हकीकत का सामना कर रहा है। वह जबरदस्त सरकारी फंडिंग जिसने 2023 और 2024 में यह झूठा आभास दिया था कि रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, अब मौजूद नहीं है। तेल गैस आमदनी में भारी गिरावट आई है। इसका कारण पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और यूक्रेन के हमलों से रिफाइनरी,
डिपो व भंडारण केंद्रों का नुकसान है। मई में रूस का तेल उत्पादन लगातार छठे महीने गिरा। 2025 में रूस के संघीय बजट की तेल और गैस से होने वाली आमदनी में 24% की गिरावट आई। अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से रूस को अस्थायी राहत न मिली होती और 2026 में भी यही स्थिति रहती, तेल की कीमतें सामान्य हो रही है और साल के अंत तक $60 प्रति बैरल तक गिर सकती है, oilprice.com की रिपोर्ट के अनुसार। तो जो अप्रत्याशित लाभ कुछ समय के लिए रूस की मदद कर रहा था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रक्षा से जुड़ी विनिर्माण क्षेत्रों में जिनमें रूस ने बहुत सारा पैसा लगाया था, अब संघर्ष शुरू हो गया है, क्योंकि उत्पादन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां अब और निर्माण करने की कोई क्षमता बाकी नहीं रह गई है। रूसी कार्यबल से नागरिक श्रमिकों का जाना भी एक समस्या है। श्रम या तो रक्षा क्षेत्र में गया या यूक्रेन में मारा गया, जिससे सैन्य औद्योगिक परिसर के बाहर व्यवसायों के पास प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं और वे ऊंची ब्याज दरों से जूझ रहे हैं। रूस के युद्ध में शामिल क्षेत्रों की पूरी क्षमता लग चुकी है, वे आगे नहीं बढ़ सकते और बाकी क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हो रहा। और इसी दौरान वो सरकारी नकद जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए स्टेरॉइड की तरह काम कर रहा था, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 2026 की पहली तिमाही में रूस की जीडीपी गिरी है, जबकि बजट घाटा तेजी से बढ़ रहा है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई फिर बढ़ रही है, जिससे नीतिगत ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क लोगों की चिंताएं सही साबित हो रही है और ये रूस के ईंधन संकट का असर भी दिखाता है। यूक्रेन रुकने वाला नहीं है, उसके मध्यम दूरी और गहरे हमले वाले ड्रोन कम नहीं पड़ने वाले, जो रूस के ईंधन उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुतिन की युद्ध मशीन को पंगु बना रहे हैं और रूस के सैन्य उपकरण नष्ट कर रहे हैं, जिससे रूस का रक्षा क्षेत्र भी उन्हें बदलने में जूझ रहा है। जो भी ध्यान देता है वह इससे इनकार नहीं कर सकता। रूस में फैला घातक कैंसर पुतिन है और उन्हें हटाना ही इलाज है। बिल्कुल, रूस अब भी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने दिखते हैं। 10 जून की एक रिपोर्ट में मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रूस के वित्त मंत्रालय का दावा है कि देश में कोई बजट संकट नहीं है, जबकि 2026 के पहले 5 महीनों में बजट घाटा बढ़कर $83.5 अरब हो गया है। उप वित्त मंत्री इरिना ओकलाडनिकोवा ने तो यहाँ तक दावा किया कि बजट तय समय के अनुसार लागू किया जा रहा है, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर किस तरह का शेड्यूल बनाया गया था। ऐसा लगता है कि उस शेड्यूल में रूस के लक्ष्य से 60% ज्यादा बजट घाटा शामिल था, क्योंकि 2026 के पहले 5 महीनों में तेल गैस आय में 30% की कमी आई है। रूस में हालात खराब है, इसलिए कहना कि सब ठीक है बेकार है। लेकिन ये रवैया भी पुतिन जैसा है। समस्या टालो और मानो रूसी लोग जंग के लिए और मुश्किलें सहने को तैयार है। रूसी अब इसे नहीं मानते। वैसे भी रूस के पास बेचने को ज्यादा कुछ नहीं है। 30 जून के एक लेख में फॉर्च्यून ने गैलप पोल की रिपोर्ट दी, जिसमें पता चला कि 60% रूसी अपने आर्थिक भविष्य को लेकर निराशावादी है। हालात पहले से ही खराब है और ये और भी खराब होने वाले हैं। ये संख्या 2025 में इसी तरह की निराशा जताने वाले 39% लोगों से 21% अधिक है। तो यह साफ है कि एक निर्णायक मोड़ आ चुका है और आम रूसी नागरिकों ने समझ लिया है कि पुतिन के टूटे हुए वादे और आर्थिक नाकामियां उनकी जिंदगी को और बदतर बना रही हैं। बेशक समझना और असफल नेता के खिलाफ विद्रोह करना अलग है, लेकिन ये शुरुआत है और यूक्रेन को उम्मीद होगी कि यह सब कहीं न कहीं जरूर पहुंचेगा। आखिरकार पुतिन इतने जुनूनी हैं कि रुक नहीं सकते। या यूं कहे, पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध का ऐसा अंत जिसमें वे डोनबास के पतन जैसी कथित जीत का ढोल न पीट सके, उनके लिए 5 सालों में किया एक और टूटा वादा होगा। फिर भी और तकलीफ बढ़ाने का एक मौका पैदा हुआ है और अधिक प्रतिबंध, खासकर वे जो रूसी शैडो फ्लीट जहाजों और उन देशों को निशाना बनाते हैं जो इन जहाजों से खरीदारी करते हैं और प्रतिबंधित सामानों को रूस तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं, रूसी अर्थव्यवस्था के स्टीरॉइड से भरे दिल में छुरा घोंप सकते हैं। क्या वे प्रतिबंध लगाए जाएंगे? समय बताएगा। पर प्रतिबंध न होने पर भी पुतिन की गलत आर्थिक नीति और यूक्रेन द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था की कमजोर नींव को ध्वस्त किए जाने का कोई समाधान नहीं है। एक पतन आने वाला है।
गैस स्टेशनों पर घंटों लंबी कतारों में खड़े लोग उन पहले लोगों में हैं जिन्होंने उस पतन को होते हुए देखा है। पुतिन द्वारा रूस के लिए खड़ी की गई आर्थिक समस्याओं से अब वापसी संभव नहीं, और हमने तो बस उन कई समस्याओं की सतह भर छुई है जिनका देश अभी सामना कर रहा है। हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, और आप ये सब देख सकते हैं अगर आप हमारा वीडियो देखें, जिसमें हम उस रूस की सच्चाई उजागर करते हैं जो अब मुश्किल में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारे विश्लेषण मिस न करें, जिसमें पुतिन की नीतियों से रूस की हालत दिखाई गई है। देखने के लिए धन्यवाद।